डीएनए मित्रों, मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की वजह से पूरी दुनिया परेशान है। गैस, तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ रहे हैं। इस संकट से दुनिया में कैसी आर्थिक तबाही हो रही है, थोड़ी देर में हम उसका विस्तार से विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं अपने देश की। भारत में तेल की कीमतों को कंट्रोल करके रखा गया है। गैस और तेल की सप्लाई सामान्य है। सरकार साफ कह रही है गैस और तेल का पर्याप्त रिजर्व है। लेकिन देश में एक्टिव अफवाह गैंग ने एक काल्पनिक किल्लत को जन्म दे दिया। इस अफवाह गैंग का असर है कि लोग पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों के बाहर कतार में खड़े हैं। अफवाह से भयभीत आम आदमी किसी भी कीमत पर गैस और तेल जमा करना चाहता है। अफवाह, कालाबाजारी और जमाखोरी की तस्वीरें जी न्यूज आपको 3 दिनों से लगातार दिखा रहा है। जी न्यूज इस लालची नेटवर्क के खिलाफ अभियान चला रहा है। जहां जहां जमाखोरी और कालाबाजारी हो रही है, हमारी टीम वहां पहुंच रही है, कालाबाजारी को रोक रही है। अब हम आपको अफवाह के विरुद्ध जी न्यूज के युद्ध का चौथा चैप्टर दिखाने जा रहे हैं। आज इस अभियान के तहत हम गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर सबसे बड़ा खुलासा करने वाले हैं। डीएनए मित्रों, गैस सिलेंडर के लिए परेशान लोगों को आप देख रहे होंगे। सिलेंडर नहीं मिलने पर लोगों की क्या स्थिति है, ये भी आप देख रहे होंगे। लेकिन आज हम आपको इस किल्लत के असली विलेन का चेहरा दिखाने वाले हैं। आज आपको पता चलेगा कि आपके हक का सिलेंडर कौन चुरा रहा है। मित्रों, जमाखोरों के खिलाफ हमारे अभियान की शुरुआत हुई सड़क किनारे मौजूद उन खाने की रेहड़ी पटरी वालों से जो गैस न मिलने की वजह से ब्लैक में सिलेंडर खरीद रहे हैं। आपने भी गौर किया होगा कि होटल, रेस्टोरेंट्स, ढाबे में आजकल घरेलू सिलेंडर से खाना बन रहा है। आप अगर समोसा, जलेबी, कचौड़ी की दुकानों पर जाते होंगे तो आपको लाल रंग के सिलेंडर लगे दिखाई देते होंगे। यहीं से हमारे अभियान की शुरुआत होती है। पहली बात तो यह कि कॉमर्शियल कामों के लिए घरेलू सिलेंडर के इस्तेमाल पर पाबंदी है। लेकिन दुकानदारों की दलील है कि कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई रोक दी गई है। ऐसे में रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। यहां आता है दूसरा सवाल। जब आम लोगों को गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है तो ये दुकानदार सिलेंडर कहां से ला रहे हैं? इन्हें सिलेंडर कौन दे रहा है? जिन दुकानों में एक दिन में एक सिलेंडर की खपत होती है, वो दुकान आखिर चल कैसे रही है? इन्हीं कुछ सवालों के साथ हमने अपनी पड़ताल शुरू की। हमने गैस सिलेंडर के अवैध सप्लाई चेन का पता लगाया। यह सुनिश्चित किया कि जिस बैक डोर से आम आदमी के हक के सिलेंडर को निकाला जा रहा है, उसे औने पौने दामों पर बेचा जा रहा है, आज उस पर ताला लगे। हमारी यह पड़ताल अब आपको बहुत ही गौर से देखनी चाहिए। बीच चौराहे पर गैस सिलेंडर की डिलीवरी हो गई। 900 रुपए के सिलेंडर के लिए मुनाफाखोर ने 2500 रुपए वसूल लिए। लेकिन जेब में पैसे रखकर वसूली भाई निकल ही रहे थे कि उन्हें दबोच लिया गया। लेकिन यह हुआ कैसे? जमाखोरी के खिलाफ जी न्यूज के इस अभियान की शुरुआत हुई भोपाल में समोसा, जलेबी, कचौड़ी की एक दुकान पर, जहां हर चीज के दाम बढ़े हुए हैं। 10 रुपए का समोसा 15 रुपए का हो गया, कचौड़ी 5 रुपए महंगी हो गई, पोहा भी महंगा हो गया। जब पूछा गया कि अचानक से महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई, तो सुनिए दुकानदार अपनी मजबूरी को कैसे बयां कर रहे हैं। रेट क्यों ना बढ़ा है भाई? कॉस्टिंग बढ़ेगी, सिलेंडर हमें कॉमर्शियल मिल नहीं रहा है। अच्छा, खरीदना ही पड़ रहा है तो ब्लैक में खरीदना पड़ रहा है। 3500 रुपये का, जहाँ 1800-1900 का उसका रेट है, 3500-3000 रुपये का खरीदना पड़ रहा है। कॉस्टिंग बढ़ेगी दुकानदार के ऊपर, तो वो जेब से नहीं लगा पाएगा ना। ब्लैक में मिल रहा है, जिस दिन मिल जाता है उस दिन दुकान चलती है, नहीं तो फिर दुकान बंद है। दुकानदार की बातों से साफ है कि बाहर गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, लेकिन ब्लैक मार्केट में इसकी उपलब्धि बहुत आसानी से हो जाती है। एक फोन कॉल और गैस सिलेंडर की डिलीवरी। दुकानदार से बातचीत में पता चला कि सालिक नाम का एक व्यक्ति इस ब्लैक मार्केट के सप्लाई चेन का किंग पिन है। बातों बातों में जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा ने दुकानदार से गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले शख्स सालिक का फोन नंबर लिया और कस्टमर बनकर उसे फोन किया। देशभक्ति वाली कॉलर ट्यून बजी, लेकिन फोन पर सालिक ने जो कहा वो देश के खिलाफ गद्दारी से कम नहीं है। वो दुकानदार इसी ब्लैकर से, जिसका नाम है सालिक, से ब्लैक में सिलेंडर लेता है। अब सालिक को मैं कॉल कर रहा हूं, ये आप देख लीजिए। ये सालिक को मैंने फोन घुमाया। हेलो, सालिक भैया से बात हो रही है? जी बोलो। भैया मेरे को सिलेंडर चाहिए तो। भाई सिलेंडर तो नहीं है।
भैया करवा दो, जो जैसे भी हो, कोई कहाँ देगा मैं वहाँ से ले लूँगा। आप कहाँ से बोल रहा है? भैया मैं अवधपुरी से बोल रहा हूँ। कौन सी कंपनी सिलेंडर चाहिए? भैया मेरे को चाहे HP का दिला दो और चाहे इंडियन का दिला दो, दोनों ही चल जाएंगे मेरे पास। सिलेंडर 2500 रुपये का मिल रहा है। 2600 का? जी भैया थोड़े से कम करा दो, बजट बिगड़ जाएगा। मैं खुद ही लेने चला जाऊंगा। भाई अवधपुरी आ जाएगी, 2500 रुपये तक का दे देंगे। वो नहीं लगता? कॉमर्शियल लग तो जाएगा लेकिन मिल तो वो भी नहीं रहा ना अभी। अच्छा, वो और भी नहीं मिल रहा। वो सस्ता पड़ता है, नहीं पड़ेगा? अभी वो चल रहा है 4000 रुपये का। ये वाला घरेलू वाला दिला दो आप। जिनकी तक आ पाएंगे? प्रभात चौराहे तक आ जाएगी। हाँ, मैं जिनसी या प्रभात तरफ आके आपको फोन कर लूंगा भैया। ठीक है, HP का ले आइएगा, HP का मिल जाएगा। हाँ, HP का ले आता हूँ भैया, है ना। अगर कभी व्यस्त आने की वजह से नहीं लग पाए, जैसे क्या है बहुत कॉल आ रहा है बराबर, बहुत सारे लोगों के फोन बज रहा है दिन में। कभी कभी क्या हो रहा है, नेटवर्क उड़ जा रहा है फोन के, तो मेरी कॉलिंग कभी लग रहा है कभी नहीं लग रहा, ऐसा हो रहा है। हाँ भाई, परेशान ना हो आप, अगर किसी और का कॉल नहीं होगा तो बिल्कुल लग जाएगा। हाँ वो तो भैया मेरे को ही समझ आ रहा है कि सिलेंडर के लिए लोग फोन लगा रहे होंगे। जी बहुत फोन बज रहा है भाई, परेशान हो गए मैं फोन रिसीव कर करके। आम आदमी लाइनों में लगा है, लेकिन सालिक मिनटों में ब्लैक में सिलेंडर की डिलीवरी करवा रहा है। सालिक ने 100 रुपए का डिस्काउंट देते हुए 2500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर की डील कर ली। लेकिन गैस सिलेंडर की डिलीवरी लेने से पहले हमारी टीम ने एक और जरूरी फोन मिलाया। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा ने भोपाल के फूड कंट्रोलर चंद्रभान सिंह को फोन किया, काला बाजारी के खेल से उन्हें अवगत कराया। इसी के साथ साथ उन्हें भी मौके पर बुलाया ताकि इस काला बाजारी पर लाइव रेड की जाए। इस वक्त मेरे साथ खाद्य आपूर्ति विभाग के 2 अफसर मौजूद हैं और मैं अब ब्लैकर को फोन लगा रहा हूं सिलेंडर लेने के लिए। आप लोग तैयार हैं ब्लैकर को पकड़ने के लिए? बिल्कुल तैयार है। ठीक है, हम ब्लैकर को कॉल कर रहे हैं और बताते हैं कि वो हमें कहां पर सिलेंडर देगा। भैया मेरी आपसे बात हुई थी, वो अवधपुरी वाला लड़का बोल रहा हूँ। भैया कहाँ पर आ जाऊँ? मैं ये प्रभात तरफ जा रहा हूँ, वही पहुँच रहा हूँ। बोगदा पुल? जी आप बोगदा पुल देखा है आपने? हाँ बोगदा पुल देखा है भैया। हाँ तो वहीं से सीधा आई फायर ब्रिगेड का ऑफिस था पुराना, याद है आपको? हाँ फायर ब्रिगेड का ऑफिस है पुराना। हाँ सामने आई चौराहा बना छोटा सा चाय की होटल है, वहीं आके फोन लगा लीजिए, मिला दूंगा। हाँ हाँ भैया, तो मैं स्कूटर से आ रहा हूँ, है ना? आ जाइए। ठीक है भैया, ओके। स्कूटर के जरिए स्कूटर के जरिए जा रहा हूँ। मेरे सहयोगी, मेरे ड्राइवर, हमने ये खाली टंकी ली है और 2500 रुपये कैश लिए और अब हम जा रहे हैं ब्लैकर के पास। टंकी वो ब्लैक में कैसे सप्लाई करता है। चलिए चलते हैं मामू, चलें। लाइव रेड से पहले सालिक को फिर से फोन मिलाया गया, लोकेशन कंफर्म की गई। हमारी टीम हिडन कैमरे के साथ गैस की डिलीवरी भी लेने पहुंची। 2500 का क्या? ठीक बताओ, ये फिर ये कैसे ले जाओगे? ये भारत का है और ये HP का ले जाओगे? बदल लोगे? चलो, और कमर्शियल हमें और 2 और चाहिए तो कितने के दोगे? सालिक भाई से पूछिए आप। सालिक भाई, स्टेशन काला बाजारी दा एंड है। ये ब्लैकर हमारे पास सिलेंडर देने के लिए आया था और ये आपूर्ति विभाग की टीम है। मुनाफाखोरी गैंग के इस एजेंट ने पैसे गिनकर जेब में रख लिए और अपना मिशन पूरा करके लौटने लगा, लेकिन हमारा मिशन अभी अधूरा था। हमारे साथ पहुंची खाद्य विभाग की टीम ने इसे रंगे हाथों दबोच लिया। अब इस नेक्सस को खत्म करने की जिम्मेदारी उठाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, लगातार कार्रवाई चल रही विभाग द्वारा। ये काला बाजारी का द एंड पार्ट है? नहीं, अगर ये द एंड हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो और पार्ट करेंगे उसके लिए और उसको खत्म करने के। कैसे देख रहे हैं आप जी न्यूज़ की मुहिम? नहीं, बहुत बढ़िया मुहिम है आपकी। इस काला बाजारी को निपटने के लिए होगा क्या कि लोगों के पास सिलेंडर पहुंच जाएंगे अगर काला बाजारी खत्म हो क्या जाएगी। कहेंगे जी के इस अभियान को आप? नहीं, बहुत अच्छा अभियान है ये, तो मैं बोलना पड़ेगा। आप लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं इस चीज के लिए, जनता के लिए जिंदाबाद है ऐसा बोलते हैं। काला बाजारी के खिलाफ हमारा ये अभियान अभी खत्म नहीं होता। ब्लैक में सिलेंडर की डिलीवरी करने वाले इस एजेंट को तो पकड़ लिया गया, लेकिन अब नंबर था इसके किंग पिन सालिक का। खाद्य विभाग की टीम ने सालिक को भी धर दबोचा और सालिक ने इसके बाद हमारे कैमरे पर जो खुलासा किया उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। सालिक पकड़े गए आप? सर कहाँ पकड़ा गया?
एक सिलेंडर घर का आया था, मैंने अपनी गलती पहले भी एक्सेप्ट करी, मैं अब भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एक सिलेंडर मेरे घर पे आया था, साहिब कुरैशी के नाम से आया था, उसकी किताब भी है, उसकी पर्ची भी है, आज ही आया था सिलेंडर, आज की रेट की स्लिप भी मौजूद है मेरे पास। वो मेरी गलती है कि मैं सिलेंडर भेज तो सही से कर रहे हो। सर ब्लेगरी नहीं कर रहा, मैं जॉब करता हूँ, 1 साल से रेशम इंडियन के लिए जॉब कर रहा हूँ, कॉमर्शियल सप्लाई करता हूँ, 6 नंबर होकर मेरा सिलेंडर खुद के लगता है। इतना झूठ बोलोगे, मेरे कैमरे में रिकॉर्ड है। आपने कहा कि मेरे पास, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मेरे पास बहुत फोन आते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कॉल करिएगा। तो आ ही रहा है, फोन आ रहा है, मैं कब मना कर रहा हूँ सर? इस टाइम सिलेंडर मिल नहीं रहा, कॉमर्शियल नहीं मिल रहा। कितनी तनख्वाह देते हैं सब वाले? सर तनख्वाह 8,000 रुपये। आई कार्ड दिखाएंगे सब कैसे? सर आई कार्ड नहीं है, सिर्फ सप्लाई संभालता हूँ। कैसे सप्लाई समझते हो? मतलब जो कॉमर्शियल मार्केट में लगते हैं वो संभालता हूँ, गाड़ी एजेंसी की आती है। और लोगों को जिन लोगों को वहाँ से मिलते हैं वो कह रहे हैं कि सालिक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, ये हमें 2 नंबर प्रूफ दे दे, कोई एक लिखित में दे दे कि सालिक ने 3,350 का दिया है। मैं दे रहा हूँ, मेरे कैमरे पे 4,000 बताया आपने। कैमरे पे मैंने 4,000 नहीं बोले क्योंकि है ही नहीं मेरे पास। मुझसे फोन पे बातचीत में बोले, मैं सुना दूंगा। आप एक भी 6 नंबर होकर रिकॉर्डिंग दिखा दो, 9 तारीख से मैं दिखाऊं 6 नंबर होकर पे तो मुझसे बातचीत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जी, चोरी तो चोरी, सीना चोरी मत। ब्लैक में सिलेंडर बेचने वाला सालिक कोई और नहीं बल्कि एक गैस एजेंसी का कर्मचारी ही निकला। सवाल उठता है कि क्या सालिक जिस गैस एजेंसी में काम करता है वहीं से सिलेंडर की हेराफेरी करके बाहर बेच रहा था? क्या सालिक जैसे लोग ही गैस सिलेंडर की फर्जी डिलीवरी दिखाकर उसे इस तरह ब्लैक में बेच रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सालिक जैसे और कितने लोग मौजूद हैं जो आम लोगों के गैस सिलेंडर की जमाखोरी कर रहे हैं और इससे मुनाफा कमा रहे हैं। सोच रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, गैस सिलेंडर की कालाबाजारी गैस एजेंसी में काम करने वाला कर्मचारी ही कर रहा है और फिर लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। मित्रों, भोपाल में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का जो रैकेट हमने एक्सपोज किया, ऐसा ही रैकेट अभी देश भर में चल रहा है। ना जाने कितने लोग इसका शिकार हो भी चुके होंगे। मित्रों, यह अभियान हमने आपके लिए चलाया है, आप भी इसका हिस्सा बनिए। जहां भी इस तरीके की जमाखोरी और मुनाफाखोरी हो, ब्लैक में सिलेंडर मिले, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें इसकी जानकारी दें। हम कालाबाजारी के रैकेट पर इसी तरह लाइव रेड करेंगे। यह खबर नहीं है मित्रों, हम कोई खबर की कवरेज नहीं कर रहे हैं। जब आपदा होती है, देश को जरूरत होती है, तब हर किसी की जिम्मेदारी होती है। यह जिम्मेदारी है, हम निभा रहे हैं, आपको निभाने की जरूरत है। नहीं निभाएंगे तो कल पूरा देश इसी तरीके से आपदा के अगर हालात बिगड़े तो लाइन में लगा नजर आएगा। और फिर कुछ एजेंडा चलाने वाले देश के खिलाफ लोग उन्हीं तस्वीरों को दिखा दिखा करके बड़ा बड़ा एजेंडा चलाएंगे। गैस की कालाबाजारी करने वाले लोग जो गैस सिलेंडर बेच रहे हैं वो आपके हक का सिलेंडर है, लाइन में लगे किसी आम आदमी के नाम का सिलेंडर है। कहीं ना कहीं इसी कालाबाजारी और मुनाफाखोरी की वजह से गैस एजेंसियों में लोगों के लिए पर्याप्त सिलेंडर नहीं बच रहे हैं। इस कालाबाजारी का असर आम आदमी पर कैसे पड़ रहा है, आपको इसका एक उदाहरण भी देखना चाहिए। डीएनए मित्रों, जी न्यूज संवाददाता अनुराग मिश्रा जब गैस सिलेंडर पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, तब दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर गैस सिलेंडर लेकर जाते हुए दिखाई दिया। जब उनसे बातचीत की गई तो पता चला कि उन्हें दिल्ली में गैस मिल ही नहीं रही, वो सिलेंडर लेकर अपने गांव संभल जा रहे हैं, इस उम्मीद में कि वहां कहीं सिलेंडर मिल जाए। मित्रों, गैस सिलेंडर के लिए 170 किलोमीटर दूर तक का सफर तय करना पड़ रहा है। ये सिलेंडर लेके कहाँ जा रहे हो? सर ये मैं हसनपुर जा रहा हूँ। हसनपुर जा रहा हूँ। हसनपुर? तो ये कहाँ से आ रहे हो सिलेंडर? ये और दिल्ली से आ रहा हूँ। कालाबाजारी का तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, आपके नाम पे ही कनेक्शन? जी मेरे कनेक्शन है, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल लिया। बिल्कुल। तो दिल्ली से सिलेंडर लाद के ले आ रहे हो? मैं धीरू से कहूँगा, देखिए दिल्ली से सिलेंडर लाद के ले आ रहे हैं यहाँ पर। और हसनपुर, ये हसनपुर तो अमरोहा संभल में पड़ता है। संभल से पहले का जरूर आ गया। संभल जा रहे हो? जी। तो दिल्ली में सिलेंडर ही नहीं मिला आपको? मिला, 8 दिन हो गए भूखे बच्चे पड़े हुए। तो संभल में कहाँ मिल जाएगा? संभल में गाँव से लेंगे, अब घर पे रखा हुआ होगा, जो भी होगा जैसे भी करेंगे, अब हसनपुर से ले लेंगे। तो अब ये संभल से जाके आप बदलोगे? जी, संभल से लेके आएंगे, फिर दिल्ली जाएंगे लेके। दिल्ली में कहाँ? डीएनए मित्रों, युद्ध मिडिल ईस्ट में लड़ा जा रहा है, लेकिन इसकी आग अफवाह गैंग ने पूरे देश में लगा रखी है। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी के साथ साथ शहर शहर पेट्रोल की कालाबाजारी शुरू हो गई। डीएनए मित्रों, बीते कुछ दिनों से देश भर में पेट्रोल डीजल की किल्लत की काल्पनिक अफवाह फैला दी गई, जिसके बाद इस तरीके की तस्वीरें दिखाई देने लगी। लोग पानी की बोतलों में, सोचिए क्या स्थिति बना दी है। और हम लोग कर क्या रहे हैं? पानी की बोतलों में ये दुकानों पर पेट्रोल बेचा जा रहा है।
और किनकी शय पे बेचा जा रहा है? उन अफवाहबाज गैंग की शय पर, जो लोगों में ये आतंक फैला रहे हैं कि देखिए बहुत खराब स्थिति हो रही है, तेल पूरी तरीके से आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, जमा कर लो नहीं मिलेगा, और वो मिल रहा है इस तरीके से। आप भी अगर आसपास नजर दौड़ाएंगे तो ये कालाबाजारी आपके आसपास दिखाई देगी, लेकिन जी न्यूज ने इस पर पूर्ण विराम लगाने का अभियान चलाया है। पटना में हमारे संवाददाता प्रशांत कुमार ने पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी की पड़ताल की, तो क्या खुलासा हुआ आपको ये देखना चाहिए। ये कितना है? 120 लीटर है। हाँ। कितना है ये तेल? कितना है? कितना का तेल है? कितना तेल है इसमें? 2 लीटर। 2 लीटर है। हाँ। तो आप देख कैसे रहे? 130 रुपये। 120 रुपया। 120 रुपया। बाजार में क्या रेट है? बाजार में पेट्रोल यहाँ 120 आप बेच रहे हैं, कहाँ से लाते हैं इसको बेचने के लिए? पूरा माइक लगाए हुए हैं। हाँ, तो आप पेट्रोल बेच रहे हैं ना, टंकी के बाहर आप बेच रहे हैं, कहाँ से लाए हैं? तो रुकिए ना सर, माइक तो हम लगाएंगे ही ना। नहीं, आप बताइए ना कहाँ से लाए? ये पेट्रोल आप बेच रहे हैं खुले में, ऐसे आप रख के बेच रहे हैं दुकान पर, ये बताइए कहाँ से लाए हैं इसको? अब माइक मत पकड़िए। नहीं सर, आप हमसे बतियाइए ना भाई। तो हटा के माइक बतियाइए, उसके बाद में आप माइक लगाइएगा। नहीं, आप कैसे लाए हैं इसको? कहाँ से लाए हैं? कौन पेट्रोल पंप से लाए हैं? आपको मना है कि ऐसे बेचना मना है? ऐसा कुछ नहीं है सर, मना अगर होता तो आपको कभी कोई नहीं रोका इसको? नहीं रोका। तो आप किसको बेचते हैं ये पेट्रोल? किसको बेचते हैं? पब्लिक को बेचेंगे। तो आप सिर्फ 15 रुपया ज्यादा लेते हैं। कितना लेते हैं? 120 बेचते हैं, 105 में मिलता है, तो 15 रुपए लीटर मिलता है। तो सर गाड़ी भाड़ा खर्चा लगता है, 10 रुपया कमाते हैं। अच्छा, तो आपको ऐसे ही आप लेके आते हैं कि कैन में लेके आते हैं? क्या चीज? ऐसे नहीं लेके आते हैं, कैन में लेके आते हैं। हाँ, लोहा का कैन में। और दिखाइए कैन कितना बड़ा है आपके पास? कितना कैन? यहाँ नहीं रखते हैं कैन, यहाँ सब नहीं रखेगा आदमी। अच्छा, तो कहाँ रखते हैं कैन? कैन हटा करके झोला में भर। ये तो कैन ही है ना, ये दूसरा चीज का कैन। ये तो पेट्रोल ही है ना, इसमें दिखाइए ना थोड़ा। अरे दिखाने। अरे नहीं सर, आप बवाल वाला काम कर रहे हैं एकदम। अरे बवाल कहाँ करवा रहे हैं? नहीं तो पूछ रहे हैं आप गरीब आदमी के मतलब 10 रुपया नहीं, ये पेट्रोल है, ये एक तरह से बम है। ये अब बम है तो ठीक है, नहीं करेंगे। बहुत अफसोसजनक तस्वीरें हैं ये, और अफसोस की बात यह है कि ये पेट्रोल खुले आम कालाबाजारी की जा रही है इसकी। आप भी शायद इसके आसपास गुजर रहे होंगे, देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। अधिकारियों ने, उनकी आंखें क्यों बंद हैं इन सब पर? वो अफसर कहां है जिनकी जिम्मेदारी है कि कालाबाजारी को रोका जाए? क्या उनको ये तस्वीरें दिखाई नहीं देती हैं? डीएनए मित्रों, पटना की 2 तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। एक तरफ पेट्रोल पंप पर तेल खत्म हो गया है, और दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी चल रही है। इन 2 तस्वीरों को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि जिस पेट्रोल को लोगों की कार, बाइक की टंकी में होना चाहिए था, वो यहां पानी की बोतलों में भरा हुआ है। इन 2 तस्वीरों को देखकर आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि तेल संकट की सच्चाई है क्या। मित्रों, इस कालाबाजारी को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसे नहीं रोका गया तो इसके शिकार आप होंगे। लिहाजा हमारी टीम ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। कल जब हमने इस संकट के लिए हेल्पलाइन के कंट्रोल रूम में अधिकारियों से बात की थी, तो अधिकारी आराम से अपनी कुर्सियों पर बैठे बैठे कार्रवाई का आश्वासन दे रहे थे। लेकिन आज हमने सुनिश्चित किया कि कार्रवाई हो, और वो भी तुरंत हो। खुले में पेट्रोल और डीजल पानी की बोतलों में बिक रहा है। पानी? हाँ, कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो कह रहे हैं कि वो 2-2 महीने से बेच रहे हैं। नहीं, 2-2 महीने से ऐसा बात नहीं है। हम लोग भी प्रतिदिन गश्ती, पेट्रोलिंग गाड़ी, सारा चीज़ हम लोग भी देख रहे हैं, लेकिन 2 महीने से नहीं बिक रहा। आपको तो पता ही है कि अभी पेट्रोल डीजल का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लोग कतार में खड़े हो रहे हैं पूरा पब्लिक। और ऐसे में खुले में पानी के बोतलों में जार में रख के 20-20 लीटर और लोग पेट्रोल और डीजल। ऐसे तो हम लोग को अभी जानकारी नहीं है, हालांकि हम लोग भी प्रतिदिन पेट्रोलिंग गश्ती करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। कल भी क्या बोला जाता है, फ्लैग मारता हूँ, तो भी हम लोग भी किए, लेकिन ऐसा तो हम लोग को दिखाई नहीं दिया, क्योंकि ये गैर कानूनी गैर कानूनी। सर, आपका नाम? ठीक है, इंद्रजीत कुमार। तो अभी आप क्या कोई कार्रवाई करवाएंगे? तो हम आपके साथ चलेंगे। अभी पेट्रोलिंग गाड़ी को भेज रहे हैं, वहीं से जाके देख लीजिए, सब करेंगे।
मेरे कंप्लेन के बाद देखिए अब जक्कनपुर थाने की पुलिस रेड के लिए मेरे साथ निकल रही है और मैं आपको दिखाता हूं कि ये पुलिस के लोग सीधे बोले कि ये गैर कानूनी काम है, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। और एक सब इंस्पेक्टर और फोर्स यहाँ से निकल रही है, गाड़ी का इंतजार हो रहा है। गाड़ी के साथ ही उन जगहों पर छापेमारी होगी जहाँ पर ये खुले में पेट्रोल डीजल बेचा जा रहा है। आपको दिखाते हैं कि पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची है रेड करने के लिए, लेकिन जो दुकानदार है वो यहाँ से हट गया है और जो यहाँ पर पेट्रोल और डीजल रखे हुए थे, जो यहाँ पर बड़े से कैन रखे हुए थे, वो भी हट गए, लेकिन कोई दुकानदार भी नज़र नहीं आ रहा है। ये पूरा देखिए हमने इन लोगों से बात की थी, दुर्गा जी, हमने इन लोगों से बात की थी, इन लोगों ने सबने देखा था यहाँ ये पेट्रोल डीजल। पुलिस की कार्रवाई देख लीजिए, यहाँ डीजल पेट्रोल बिक रहा था, हमने ये बताया था। और उसके बाद देखिए ये डीजल और पेट्रोल है। ये पुलिस के लोग पहुंचे हैं यहाँ पर कार्रवाई के लिए कि खुले में इस तरह से बेचना ये गैर कानूनी अपराध है। जबकि पूरे पटना में गैस से लेकर डीजल पेट्रोल की अभी संकट है, उसमें देखिए पुलिस वालों ने ये सीज किया है और इस पूरे इलाके में इस तरह से डीजल पेट्रोल बेचा जा रहा था। डीएनए मित्रों, देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। सरकार बार बार लगातार कह रही है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल देश में गैस और तेल की बेरोक टोक सप्लाई जारी है। बावजूद इसके अफवाह गैंग ने कथित इमरजेंसी की स्थिति पैदा कर दी है। आम लोग परेशान हैं। शहर शहर हमारे कैमरे में लोगों की परेशानी कैद हुई है, लेकिन लोग परेशान क्यों हैं? इसका जवाब है भोपाल में गैस की कालाबाजारी करने वाला सालिक। इसका जवाब है पटना में खुले में पेट्रोल बेच रहे जमाखोर। आपको ऐसे ही लोगों से सावधान होने की जरूरत है। इस वजह से हमने कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ अपना अभियान चलाया हुआ है। यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक इनकी दुकान पर परमानेंट ताला नहीं लग जाता। मित्रों, भारत में मुनाफाखोरों को मौका देने वाली तेल और गैस की किल्लत वाली खबरें ईरान वॉर का साइड इफेक्ट है। आज इस वॉर को शुरू हुए 1 महीने पूरा हो गया। अब हम इस महायुद्ध के कारण 1 महीने में हुई वैश्विक बर्बादी का विश्लेषण करेंगे, जिसका असर इस युद्ध में शामिल देशों के साथ साथ युद्ध से बहुत दूर नजर आ रहे देशों पर भी दिखाई दे रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डी आइजनहावर ने 16 अप्रैल 1953 में एक मशहूर भाषण दिया था, जिसका नाम था चांस फॉर पीस। इस भाषण में उन्होंने कहा था, हर बंदूक जो बनाई जाती है, हर युद्धपोत जो पानी में उतारा जाता है, हर रॉकेट जो दागा जाता है, आखिरकार ये उन भूखों से चोरी है जो भोजन नहीं पा रहे हैं। ये ठंड से कांपते गरीबों से चोरी है जिन्हें कपड़े नहीं मिल पा रहे हैं। ये सिर्फ पैसे की बर्बादी नहीं है, ये मजदूरों का पसीना, वैज्ञानिकों की बुद्धि और बच्चों के सपनों की बर्बादी है। आइजनहावर ने यह भाषण आज से ठीक 71 साल 11 महीने और 12 दिन पहले दिया था और आज उनकी कही बात अमेरिका ईरान युद्ध पर बिल्कुल सटीक बैठती है। आज आपको जानना चाहिए जो देश इस युद्ध में शामिल हैं, वो 1 महीने के युद्ध की वजह से कितने साल पीछे चले गए और जिन देशों का इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, जो इस युद्ध में शामिल नहीं है, उनको 1 महीने में कितना नुकसान हुआ। आज आपको यह भी समझना चाहिए इस युद्ध की आग में अब तक दुनिया की कितनी इकोनॉमी, पर्यावरण, हथियार और मासूम जानें भस्म हो चुकी हैं। आज आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि अगर इस युद्ध को खत्म करने का ऐलान हो जाए तो भी इससे उबरने में कितना वक्त लग जाएगा। सबसे पहले आप 1 महीने के युद्ध के सबसे नए आंकड़ों को देख लीजिए। मित्रों, 1 महीने के इस युद्ध में अब तक 30,000 से ज्यादा मिसाइल, बम और ड्रोन के हमले हुए। 30,000 से ज्यादा, यानी हर घंटे लगभग 40 अटैक हुए हैं। इन हमलों में ईरान, इजराइल और खाड़ी देशों के 8,710 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 34,000 लोग घायल हुए। 1 महीने के युद्ध में 15,000 से ज्यादा सैन्य और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए हैं। इस युद्ध में अब तक सीधे 14 देशों में बम, मिसाइल और ड्रोन अटैक हुए, यानी इन देशों पर युद्ध का सीधा असर हुआ। इसके अलावा दुनिया की 30 से ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्थाएं युद्ध के असर से दबाव में आ चुकी है। इसमें यूरोप के अलावा चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल हैं। मित्रों, 1 महीने के इस युद्ध में अब तक $590 बिलियन यानी 49 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं।
ये लगभग भारत के 1 साल के बजट और पाकिस्तान के 3 साल के बजट के बराबर की रकम है। यानी जितने रुपयों से पाकिस्तान 3 साल तक चल सकता था, उतना पैसा सिर्फ 1 महीने के युद्ध में जल गया। अगर आज ये युद्ध खत्म हो जाए, जिसके कोई आसार दिख नहीं रहे, तो भी दुनिया को आर्थिक तौर पर संभलने के लिए 1 से 2 साल का वक्त चाहिए। जबकि इस युद्ध से पर्यावरण को जितना नुकसान पहुंचा है, उसकी भरपाई 20 से 30 साल तक नहीं हो पाएगी। मित्रों, ये आंकड़े डराने वाले हैं। घबराहट इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि युद्ध खत्म होने के अभी कोई आसार नजर नहीं आ रहे। आज आपको हमारा यह विश्लेषण इसलिए भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि 1 महीने के युद्ध के असली नुकसान को समझकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि अगर मिडिल ईस्ट का महायुद्ध कुछ महीने और खिंच गया तो नुकसान कितना बड़ा हो सकता है। प्रसिद्ध लेखक लियो टॉल्स्टॉय ने अपनी पुस्तक वॉर एंड पीस में लिखा है कि युद्ध एक पागलपन है जो लाखों निर्दोष लोगों के विनाश का कारण बनता है। ईरान वॉर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के विनाश का कारण बनी हुई है। जहां बारूद बरस रहा है वहां तो तबाही हो ही रही है, जहां बारूद नहीं बरस रहा वहां भी बर्बादी हो रही है। इसकी वजह है आर्थिक तबाही। इस आर्थिक तबाही को विस्तार से समझने के लिए हमने इसे 3 हिस्सों में बांटा है। पहले उन देशों की चर्चा करेंगे जो ईरान वॉर में सीधे तौर पर शामिल हैं। फिर उन देशों की आर्थिक तबाही समझेंगे जो लड़ाई में शामिल नहीं है लेकिन ईरान ने उन्हें निशाना बनाया है। आखिर में उन देशों के आर्थिक संकट को समझेंगे जो ना युद्ध लड़े हैं ना किसी पक्ष के साथ खड़े हैं, लेकिन जंग ने उन्हें भी तबाह कर दिया है। सबसे पहले ईरान के नुकसान को समझते हैं। ईरान की बात इसलिए क्योंकि अमेरिका इजराइल की बमबारी से सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को ही हुआ है। मित्रों, अमेरिका और इजराइल की बमबारी से ईरान की जीडीपी करीब 20% तक गिरने की आशंका है। भारतीय रुपए में यह नुकसान करीब 10 लाख करोड़ रुपए का है। युद्ध में ईरान के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह नुकसान करीब 2 लाख करोड़ रुपए का है। युद्ध शुरू होने से पहले ईरान हर रोज करीब 1100 करोड़ रुपए मूल्य का तेल निर्यात करता था। अब औपचारिक तौर पर यह निर्यात ठप है, यानी अब तक ईरान को 33,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। जीडीपी और बुनियादी ढांचे को नुकसान की वजह से ईरान में 4 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे। कुल मिलाकर 30 दिन की जंग में ईरान को अब तक करीब 13 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। इतने पैसों से पाकिस्तान अपना सारा विदेशी कर्ज चुका सकता है। ईरान की ऊर्जा सुविधाएं, रिफाइनरीज, पोर्ट्स और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। बमबारी में 14,000 से ज्यादा बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं। इसीलिए विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर ईरान से सभी आर्थिक बैन हटा लिए जाएं, तब भी उसे रिकवर होने में 10 साल का समय लग सकता है। मित्रों, अब युद्ध में शामिल दूसरे पक्ष यानी अमेरिका और इजराइल की बात कर लेते हैं। अमेरिका ईरान की मिसाइलों की रेंज से बाहर है, इसलिए उसका नुकसान सिर्फ युद्ध में खर्च किए गए हथियारों और गोला बारूद और मिडिल ईस्ट में बेस पर हुए हमले तक ही सीमित है। पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को जानकारी दी थी कि ईरान वॉर के शुरुआती 6 दिन में उसने हर रोज 15,666 करोड़ रुपए खर्च किए। यानी 30 दिन के युद्ध में अमेरिका अब तक 4,70,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। यह तो ईरान को नुकसान पहुंचने का खर्च है। अब अमेरिका के उस नुकसान को समझिए जो ईरान ने उसे पहुंचाया है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका की कुल 17 साइट्स को नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेस पर हमले से अमेरिका को करीब 6,700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा ईरान से जंग में अमेरिकी रडार, एयरक्राफ्ट, कम्युनिकेशन जैसे मिलिट्री एसेट्स भी डैमेज हुए हैं। यह नुकसान करीब 24,000 करोड़ का है। समझिए, ईरान ने अमेरिका की जमीन पर अटैक नहीं किया, लेकिन जंग से अमेरिका को भी आर्थिक चोट पहुंची है। कुल मिलाकर अमेरिका को करीब 5 लाख करोड़ का नुकसान पहुंचा है। इस पैसे से अमेरिका के स्कूलों में 280 दिन छात्रों को मिड डे मील दिया जा सकता है। मित्रों, अब इजराइल के नुकसान का भी आंकड़ा समझ लेते हैं। इजराइल ने ईरान पर विध्वंसक प्रहार के लिए अब तक करीब 91,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ईरान के मिसाइल हमले, युद्ध के दौरान काम पर पाबंदी और रिजर्व फोर्स मोबिलाइजेशन से इजराइल को अब तक 1,10,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। यानी इजराइल को अब तक युद्ध में 2 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक चपत लग चुकी है। इतने पैसे से इजराइल में डिसैलिनेशन यानी जो समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए 12 नए प्लांट्स लगाए जा सकते थे।
इस नुकसान से इजराइल की जीडीपी में 1% की गिरावट आने की आशंका है। आर्थिक नुकसान को रिकवर करने में इजराइल को 2 साल से ज्यादा का समय लग सकता है। मित्रों, प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि मानव जाति को युद्ध का अंत करना चाहिए या युद्ध मानव जाति का अंत कर देगा। आइंस्टीन ने युद्ध के बारूदी विध्वंसक को देखते हुए युद्ध का अंत करने की अपील की थी। आज युद्ध से सिर्फ बारूदी तबाही नहीं होती है, आर्थिक तबाही भी होती है। यह आर्थिक तबाही कई सालों तक चोट पहुंचाती है। आज हम ईरान युद्ध के इसी आर्थिक तबाही वाले पक्ष का विश्लेषण कर रहे हैं। अब बात करते हैं उन अरब देशों की जो ईरान के खिलाफ युद्ध तो नहीं लड़ रहे, लेकिन ईरान के निशाने पर ही है। ईरान के हमले से कतर की एलएनजी उत्पादन क्षमता 17% तक कम हो गई। इससे कतर को करीब 8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। यह भारत के रक्षा बजट के बराबर है। ईरान के हमले से सऊदी अरब को करीब 4 लाख करोड़ के नुकसान की आशंका है। इतने पैसे से पाकिस्तान 15 साल तक रक्षा बजट कवर कर सकता है। कुवैत को 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका है। इस बजट में बांग्लादेश 25 साल तक अपने वार्षिक विकास बजट को फंड कर सकता है। बहरीन को करीब 60,000 करोड़ का नुकसान पहुंचा है। जीडीपी 14% तक गिर सकती है। नुकसान को रिकवर करने में बहरीन को 2 साल का समय लग सकता है। यूएई को करीब 2 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। यह श्रीलंका के 9 साल के वार्षिक बजट के बराबर है। मित्रों, इस युद्ध से दुनिया की इकोनॉमी पर जो असर पड़ा है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन इस युद्ध से दुनिया के पर्यावरण और सेहत पर जो असर पड़ा है उसके बारे में बहुत से लोगों ने अभी सोचना भी शुरू नहीं किया है। सबसे बड़ी सच्चाई यही है, युद्ध खत्म होने के बाद 2-4 साल में इकोनॉमी पटरी पर आ सकती है, लेकिन हजारों टन बारूद के धमाके का पर्यावरण पर जो असर पड़ा है उसे लाखों लोग दशकों तक झेलेंगे। इस युद्ध ने मिडिल ईस्ट और आसपास की हवा और पानी को जहरीला बना दिया है और पूरी दुनिया इस युद्ध के असर से और ज्यादा गर्म हो रही है। मित्रों, एक अमेरिकी रिसर्च संस्था क्लाइमेट एंड कम्युनिटी इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें मिडिल ईस्ट युद्ध के जलवायु पर पड़े असर के बारे में बताया गया है। यह रिपोर्ट 21 मार्च को जारी हुई। इस रिपोर्ट के आधार पर हमने आपके लिए 28 मार्च तक पर्यावरण पर पड़े असर का विश्लेषण तैयार किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान युद्ध की वजह से वातावरण में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। इस युद्ध में सबसे ज्यादा CO2 घरों, स्कूलों और दूसरी इमारतों के नष्ट होने से निकली। इसके अलावा बम धमाकों और तेल जलने से काले धुएं और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हुआ, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा पैदा हो गया। मित्रों, आसान तरीकों से आसान भाषा में समझिए, बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का पर्यावरण पर क्या असर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में एक कंबल की तरह काम करती है। सूरज की गर्मी धरती पर आती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की परत उसे वापस जाने नहीं देती। इससे धरती का तापमान बढ़ता है, ग्लेशियर पिघलते हैं, समुद्र का स्तर बढ़ता है। तापमान बढ़ने से मौसम बिगड़ता है, जिससे हीट वेव, भारी बारिश और सूखा जैसी आपदाएं आती हैं। और ईरान वॉर पर जारी रिपोर्ट के मुताबिक एक महीने में 110 लाख से 140 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का अनुमान है। अगर यही दर पूरे साल भर जारी रही तो यह उत्सर्जन दुनिया के 84 सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाले देशों के पूरे साल के कुल कार्बन उत्सर्जन के बराबर हो जाएगा। यानी दुनिया के 84 देश एक साल में जितना प्रदूषण फैलाते हैं उतना सिर्फ इस युद्ध की वजह से दुनिया में फैलेगा। इस युद्ध में 20,000 से ज्यादा इमारतों के नष्ट होने का अनुमान है, जिससे लगभग 55 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ। युद्ध के दौरान मिडिल ईस्ट के तेल डिपो पर हुए हमले में लगभग 60 मिलियन बैरल तेल जल गया। इससे 60 लाख टन ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हुआ है। इस युद्ध में सिर्फ हमला करने के लिए फाइटर जेट्स और जहाज लगभग 2500 घंटे तक आसमान में रहे हैं। इस उड़ान में 27 करोड़ लीटर ईंधन खर्च हुआ है, जिससे 10 से 12 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ। युद्ध में जो हथियार नष्ट हुए उतने हथियार फिर से बनाने में 3 से 4 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। मित्रों, सोचिए, दुनिया में तेल के लिए लोग कतारों में खड़े हैं और मिडिल ईस्ट में 60 मिलियन बैरल तेल जल गया। इतने तेल से पाकिस्तान की 4 महीने की जरूरत पूरी हो सकती है। इजराइल और अमेरिका के फाइटर जेट्स ने
27 करोड़ लीटर ईंधन सिर्फ ईरान पर बम बरसाने के लिए जला दिया, जबकि इतने तेल से मालदीव जैसे देश का काम 3 महीने तक चल सकता है। यानी एक तरफ ईरान युद्ध तेल की बर्बादी कर रहा है, दूसरी तरफ पर्यावरण को जहरीला भी बना रहा है। ईरान वॉर से 1 महीने में जितना प्रदूषण बढ़ा है, उतना प्रदूषण आइसलैंड जैसे 2-3 देश पूरे साल में नहीं फैलाते। यह प्रदूषण 1 करोड़ वाहनों के 1 साल तक फैलाए गए प्रदूषण से ज्यादा है। आज आपको ईरान वॉर की कुछ तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, जिन्हें देखकर आप समझ पाएंगे जहां युद्ध चल रहा है वहां की हवा कितनी जहरीली हो गई। धुआं और केमिकल मिलकर किस तरह तेहरान में जहरीली बारिश करवा रहे हैं। यह जहर बारिश के साथ सीधे पानी और मिट्टी में मिल रहा है। इस रिसर्च में बताया गया सिर्फ 1 महीने के युद्ध से मिडिल ईस्ट के मिट्टी, पानी और हवा में भारी धातुओं और केमिकल्स की मात्रा खतरनाक स्तर तक बढ़ गई है और इसकी वजह से लगभग 20 साल तक कैंसर, दिल और सांस की बीमारी के मामलों में बढ़ोतरी होगी। 20 साल तक। इतना ही नहीं, युद्ध के कारण फारस की खाड़ी के समुद्री जीवन को भी दशकों का नुकसान हुआ है। तेल के जलने और समुद्र में फैलने से पानी जहरीला हुआ, मछलियों, समुद्री कछुए जैसे जीवों की मौत हुई, कोरल नष्ट हुए, जिसकी रिकवरी दशकों में होगी। और मुझे लगता है इसके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं रहा होगा, उन समुद्री जीवों के बारे में, उन लाखों करोड़ों समुद्री जीवों के बारे में जो इस पूरी वॉर में बेमौत मारे जा रहे हैं। खाड़ी देशों में समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने वाले प्लांट होते हैं। अगर ये खराब हुए या पानी दूषित हुआ तो लोगों को साफ पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। हर बम का धमाका, हर जेट की उड़ान, हर तेल डिपो की आग हमारी हवा को जहर बना रहे हैं। अगर स्कूल, अस्पताल और घर जल रहे हैं तो उनका मलबा हटाने और दोबारा बनाने में भी कार्बन उत्सर्जन होगा। भारत, चीन, यूरोप और अफ्रीका युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन भारत समेत इन देशों को भी महंगे तेल, महंगाई और गर्मी का झटका लगेगा। यानी इसका सीधा असर भले ही मिडिल ईस्ट में हो, लेकिन जलवायु परिवर्तन की आग में पूरी दुनिया जलेगी। डीएनए मित्रों, जलवायु परिवर्तन के साथ ही ईरान युद्ध के समीकरणों में भी परिवर्तन हो रहे हैं। इस परिवर्तन की वजह वो हूती आतंकवादी हैं जिन्हें ईरान का पूरा समर्थन हासिल है। ईरान युद्ध में हूती आतंकवादियों से जुड़ी हलचल समझने के लिए आपको इजराइल से आया एक अपडेट बेहद गौर से देखना चाहिए। हूती आतंकवादियों ने दक्षिणी इजराइल पर मिसाइल अटैक किया है। इस मिसाइल का टारगेट इजराइल की घनी आबादी वाला क्षेत्र बीर शेबा था। इजरायली एयरफोर्स के मुताबिक यमन से दागी गई मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया गया, लेकिन हमले ने यह बता दिया कि अब ईरान के समर्थन में हूती आतंकवादी भी जंग का हिस्सा बन चुके हैं। मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए, यमन के हूती प्रभाव वाले क्षेत्र और इजराइल के बीर शेबा के बीच तकरीबन 1900 किलोमीटर का फासला है। अगर हूती आतंकवादियों ने इतनी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइल हासिल कर ली है तो यह एक बहुत बड़ा खतरा है। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन हो गया। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ तक उड़ान भरी। पहले फेज में 10 से 12 बड़े बड़े शहरों को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने की तैयारी है, फिर पूरी दुनिया में इसका विस्तार होगा। एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह विकसित यूपी और विकसित भारत के अभियान में एक नया अध्याय है। आने वाले समय में जेवर एयरपोर्ट किस तरह आर्थिक मोर्चे पर गेम चेंजर साबित होने वाला है, अब हम इसका विश्लेषण करेंगे। मित्रों, ब्रिटेन के प्रसिद्ध हाईटेक डिजाइनर नॉर्मन फॉस्टर ने कहा है कि हवाई अड्डे किसी देश का चेहरा होते हैं और वो विकास के प्रतीक हैं। विकास को नया आयाम देने के लिए ही जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। अभी इसका एक हिस्सा बना है। जब ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। आने वाले समय में जेवर एयरपोर्ट वाराणसी से दिल्ली हाई स्पीड रेल, मेट्रो और एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा, जिससे दिल्ली, नोएडा और आगरा से यहां पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। यह सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं है, बल्कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स और कार्गो गेटवे भी बनेगा, जिससे उत्तर प्रदेश के व्यापार और निर्यात को वैश्विक पहचान मिलेगी। यही कारण है कि जब एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी पहुंचे तो उन्होंने बताया ये कैसे भविष्य के विकसित भारत को नई उड़ान देगा। हम विकसित यूपी, विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहां के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला है।
मित्रों, जब कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है तो उस क्षेत्र के लिए वो सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं होता है, बल्कि इससे और भी कई फायदे देखने को मिलते हैं। और मैं जो फायदों की बात कर रहा हूं, इसमें इकोनॉमिक मल्टी लेयर होती है। जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद न सिर्फ ग्रेटर नोएडा की पहचान बदलेगी, बल्कि आर्थिक प्रगति कैसे होगी अब वो समझिए। एविएशन, लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी, आईटी और ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से 1 लाख से ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। रियल एस्टेट का बड़ा बाजार पहले से ही खड़ा हो चुका है। बिजली, पानी और इंटरनेट की सुविधाएं जो पहले शहर तक सीमित थी, अब स्थानीय गांव तक पहुंच रही हैं। आने वाले समय में जेवर एयरपोर्ट उत्तर भारत का सबसे बड़ा कार्गो हब बन जाएगा। इससे आगरा का पेठा, मेरठ के खेल का सामान और मुरादाबाद का पीतल सीधे विदेशों में एक्सपोर्ट हो सकेगा। बड़ी कंपनियां अपनी फैक्ट्रियां यहीं लगा रही हैं, क्योंकि यहां से माल विदेश भेजना आसान होगा। मथुरा, वृंदावन और आगरा जाने वाले पर्यटकों के लिए यह एयरपोर्ट सबसे नजदीक होगा, जिससे पश्चिमी यूपी के पर्यटन उद्योग में भारी बढ़ोतरी होगी। जेवर एयरपोर्ट के पूरी तरह एक्टिव हो जाने के बाद यह दिल्ली एनसीआर का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा। यहां पर एयरपोर्ट के साथ साथ फिल्म सिटी, लॉजिस्टिक्स हब और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी परियोजनाएं विकसित हो रही हैं, जिससे यह क्षेत्र एक वैश्विक बिजनेस हब बनेगा। फरवरी 2026 में जब योगी आदित्यनाथ सिंगापुर गए थे, तब उन्होंने वहां पर एविएशन और कार्गो हब बनाने का एमओयू साइन किया था। इसके तहत जेवर एयरपोर्ट पर 4,500 करोड़ रुपए से एक अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कार्गो कैंपस और विश्व स्तरीय एयर कैटरिंग किचन विकसित किया जाएगा। इसके अलावा यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ 3500 करोड़ रुपए की लागत से जेवर एयरपोर्ट के पास 100 एकड़ में एक इंटरनेशनल थीम बेस्ड टाउनशिप विकसित करने पर भी सहमति बनी। इस एयरपोर्ट के पास यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में लगभग 500 एकड़ में एक जापानी औद्योगिक शहर बसाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। जेवर एयरपोर्ट भारत को दुनिया की फैक्ट्री बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यहां केवल यात्रियों को ही नहीं ले जाया जाएगा, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को टेक ऑफ कराया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट की पहचान ग्लोबल बिजनेस हब के रूप में होने वाली है। मित्रों, जब हम जेवर एयरपोर्ट से विकास की उड़ान के बारे में आपको बता रहे हैं, तब हम आपसे विदेश के कुछ हवाई अड्डों के बारे में भी आपसे कुछ जानकारी शेयर करना चाहेंगे। चीन के चोंगकिंग एयरपोर्ट के विस्तार के बाद वहां के फाइनेंशियल सर्विसेज का जीडीपी में योगदान 6.1% से बढ़कर 9% हो गया। दूसरा उदाहरण दुबई का है, जहां पर सरकार ने तेल पर निर्भरता कम करने के लिए एयरपोर्ट को आर्थिक इंजन बनाया। 2023 के आंकड़ों के अनुसार विमानन क्षेत्र दुबई की कुल जीडीपी में 27% का योगदान देता है। तीसरा उदाहरण सिंगापुर का है, जहां चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर की जीडीपी में लगभग 5% का योगदान देता है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि जेवर एयरपोर्ट भी उत्तर प्रदेश और देश के लिए वही काम करेगा जो दुबई एयरपोर्ट ने दुबई के लिए किया। यह न केवल यात्रियों के लिए होगा, बल्कि लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग और सर्विस सेक्टर को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। केंद्र सरकार ने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य रखा है, उसमें इस एयरपोर्ट की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। मित्रों, भारत इस समय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट है। भारत किस तरह एविएशन मार्केट में अपनी ताकत बढ़ा रहा है, वो भी हम अब आपको बताना चाहेंगे। देश में इस समय 164 एयरपोर्ट हैं, जहां 2024 में 41 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने यात्रा की। नवंबर 2021 तक यह आंकड़ा 66.5 करोड़ से ज्यादा पहुंचने का अनुमान है। देश का एविएशन मार्केट 1,380 करोड़ रुपए का है, जो 2031 तक 12% और ज्यादा बढ़ जाएगा। मित्रों, अब हम आपको दुनिया के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट के बारे में बताना चाहेंगे। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है, जहां एक महीने में 88 लाख यात्रियों ने यात्रा की। एयरपोर्ट जिस दुबई का आर्थिक स्तंभ है, वहां पर 2032 में एक और नया एयरपोर्ट बनाने की तैयारी है, जो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 5 गुना ज्यादा बड़ा होगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एयरपोर्ट किस तरह देश के विकास को नया आयाम दे रहे हैं। दुबई ने एयरपोर्ट से अपनी तकदीर बदली है। अब बारी जेवर की है, जिसे न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर भारत के आर्थिक भविष्य का प्रवेश द्वार कहा जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जेवर एयरपोर्ट के पूरी तरह चालू होने के बाद यह भारत को दुनिया के शीर्ष 2-3 विमानन बाजारों में मजबूती से स्थापित कर देगा। तो निश्चित तौर पर यह जो एयरपोर्ट है, इससे उम्मीदें हैं, और उम्मीदें खासतौर से न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को है, बल्कि उसके अलावा वहां उत्तर प्रदेश में जो व्यापार है, जो उद्योग है, वो भी अपनी इंडस्ट्री को यहां लेकर के आ रहे हैं, जिससे उनको भी बड़ी मदद मिल सकती है।